विटामिन D3 और विटामिन ए की कैंसर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भूमिका को समझना। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिकी और सूचना उद्देश्य के लिए है और इसे चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये कंटेंट विभिन्न क्लिनिकल ट्रायल्स की खोजों पर आधारित है जो विटामिन D3 और विटामिन ए की कैंसर की रोकथाम और उपचार में संभावित भूमिका पर केंद्रित है। किसी भी नए सप्लीमेंट को शुरू करने या अपने हेल्थ केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श करें। इस कंटेंट के निर्माता चिकित्सा मार्गदर्शन देने या दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी परिणाम की गारंटी का दावा नहीं करते। दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी रिसर्च करें और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी चिंता के लिए मेडिकल प्रोफेशनल से बात करें। इस वीडियो में विशेष रूप से कोलन कैंसर की रोकथाम और संभावित उपचार में विटामिन D3 और विटामिन ए की भूमिका से जुड़ा शोध साझा किया जा रहा है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी क्लिनिकल स्टडीज द्वारा समर्थित है और मैं निम्नलिखित टॉपिक्स को कवर करूंगा। 1. कैंसर प्रिवेंशन में विटामिन ए और विटामिन D3 की भूमिका। 2. कोलन कैंसर में विटामिन D3 का थेरेप्यूटिक रोल। 3. कोलन कैंसर में विटामिन ए का थेरेप्यूटिक रोल। 4. विटामिन ए और D3 के सप्लीमेंट लेना क्यों जरूरी है। 5. सप्लीमेंट्स के खुराक की जानकारी। 6. फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में गॉल ब्लैडर रिमूवल का प्रभाव। 7. फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करने के ऑल्टरनेटिव्स। 8. सर्जरी के बाद विटामिन D3 लेवल के गिरने के रिस्क पर क्लिनिकल स्टडी। 9. कोलोरेक्टल कैंसर में बेहतर परिणामों के लिए विटामिन D3 पर क्लिनिकल स्टडी। 10. कोलन ट्यूमर इम्यून माइक्रोएन्वायरमेंट पर विटामिन D3 के प्रभाव पर क्लिनिकल स्टडी। 11. कोलन कैंसर में रेटिनोइक एसिड या विटामिन ए की भूमिका पर साइंटिफिक स्टडी। 12. ऑब्जर्वेशनल स्टडी जिसमें बताया गया है कि मल्टीविटामिन्स कोलन कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। विटामिन ए और D3 की कैंसर प्रिवेंशन में भूमिका। क्या आप जानते हैं कि जो विटामिन आप लेते हैं वो आपके जीन्स के व्यवहार को सीधा प्रभावित करते हैं और यहां तक कि कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन D3 की इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केवल सामान्य पोषक तत्व नहीं है, ये दोनों जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर उन जीन्स में जो सेल ग्रोथ, रिपेयर और ट्यूमर से सुरक्षा में शामिल होते हैं। विटामिन ए और कैंसर प्रिवेंशन। विटामिन ए सेल डिफरेंशिएशन के लिए आवश्यक है, यानी यह आपकी सेल्स को यह पहचानने में मदद करता है कि उन्हें क्या बनना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सेल्स ये क्षमता खो देते हैं तो वे अनियंत्रित रूप से बढ़ सकते हैं, जो कि कैंसर की शुरुआत का एक प्रारंभिक चरण होता है। विटामिन ए, APC और HOXA5 जैसे महत्वपूर्ण ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को भी रेगुलेट करता है। APC एक ऐसा जीन है जो सेल्स को अधिक डिवाइड करने या गलत स्थान पर बढ़ने से रोकने का कार्य करता है। HOXA5 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो सामान्य सेल डेवलपमेंट को नियंत्रित करने और ट्यूमर बनने से रोकने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी होने पर ये जीन्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे कोलोरेक्टल कैंसर और अन्य कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं विटामिन D3 की, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। हालांकि इसे विटामिन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक हार्मोन है जो बोन हेल्थ के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण काम करता है। ये शरीर में 2000 से अधिक जीन्स की एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है, जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल और ट्यूमर सप्रेशन शामिल है। विटामिन D3 WNT बेटा कैटेनिन पाथवे को रेगुलेट करता है, जो कि सेल्स में एक प्रमुख सिग्नलिंग रूट है। इस पाथवे के अधिक सक्रिय होने पर अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है, जो विशेष रूप से कोलन और ब्रेस्ट कैंसर में देखी जाती है। विटामिन D APC जीन के फंक्शन को भी बेहतर बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे विटामिन ए करता है। इस तरह ये दोनों मिलकर जीन्स की सुरक्षा करने वाली जोड़ी बनाते हैं। कोलन कैंसर में विटामिन D3 के थेरेप्यूटिक रोल को समझते हैं। विटामिन D3 अपनी एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल के माध्यम से सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है। कोलन सेल्स में यह एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकने और सामान्य सेल बिहेवियर को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे कैंसर का रिस्क कम होता है। यह एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, इम्यून रिस्पॉन्सेज और सेल साइकिल कंट्रोल से जुड़े जीन्स को रेगुलेट करता है, जिससे ट्यूमर की ग्रोथ और उसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। विटामिन D3 इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे शरीर कैंसर सेल्स पर अटैक करने के लिए बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। मेटास्टेसिस को इनहिबिट करने में भी विटामिन D3 की भूमिका पाई गई है। विटामिन डी के विशेषज्ञ एंगस डैलग्लिश, जो लंदन के सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर हैं और 260 से अधिक क्लिनिकल पेपर्स और 4 किताबों के लेखक संपादक हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी में 2000 से अधिक कैंसर पेशेंट्स पर अध्ययन किया। उनका मानना है कि विटामिन D3 की हाई डोज सप्लीमेंटेशन 10,000 IU और उससे अधिक डेली इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने और कैंसर सेल प्रोलिफरेशन को कम करने में सहायक है। उन्होंने पाया कि विटामिन D3 के हाई लेवल्स रिकवरी और सर्वाइवल रेट में सीधा योगदान देता है। उनकी सलाह है कि सामान्य हेल्थ के लिए D3 लेवल्स को 80 to 100 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर और कैंसर से उबर रहे मरीजों के लिए 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से ऊपर बनाए रखना चाहिए। हालांकि रीनल फेलियर या फॉस्फेट पाथवे की समस्या वाले मरीजों के लिए वो विटामिन D3 के एक्टिव फॉर्म वेल सप्लीमेंट कैल्सिट्रियोल को लेने की सलाह देते हैं। यहाँ दिखाया गया डॉक्यूमेंट एक गेस्ट लिस्ट ऑफ स्पीकर्स है, जो एक पुराने लंदन कॉन्फ्रेंस का है, जिसका विषय था विटामिन D एंड कैंसर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन।
ये दर्शाता है कि प्रोफेसर डैल्ग्लिश अकेले नहीं हैं जो विटामिन D3 की भूमिका का समर्थन करते हैं। वास्तव में कई प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट्स, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने इसे पहचाना है। इसकी कमी केवल कोलन कैंसर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कमी कई अन्य प्रकार के कैंसर और बीमारियों से जुड़ी हुई है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मसल वीकनेस, मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन और इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा। कई स्टडीज ये समर्थन करती हैं कि मनुष्यों को उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए बहुत हाई डोज में विटामिन D3 आवश्यक होता है। विटामिन ए का कोलन कैंसर में थेरेप्यूटिक रोल। विटामिन ए के एक्टिव फॉर्म रेटिनोइक एसिड के माध्यम से विटामिन ए जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, जिससे सेल ग्रोथ, एपोप्टोसिस और डिफरेंशिएशन नियंत्रित होते हैं। ये सेल्स के सामान्य फंक्शन बनाए रखने में मदद करता है और अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन को रोकता है। इसके अलावा यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कैंसर के विकास में अवरोध देता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन ए कैंसर स्टेम सेल्स को भी टारगेट कर सकता है, जो अक्सर कीमो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं। विटामिन ए और D3 को सप्लीमेंट करने की आवश्यकता क्यों है? प्रोफेसर एंगस डैल्ग्लिश की ऑब्जर्वेशनल स्टडी से यह स्पष्ट होता है कि शरीर में उच्च स्तर का D3 होना जरूरी है, परंतु ये केवल सप्लीमेंट के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि अधिकांश लोग इंडोर रहते हैं और आउटडोर रहने पर भी उनका शरीर ढका रहता है। इसके अतिरिक्त इंडियन और अफ्रीकन जैसी डार्क स्किन टोन्स के लोग सनलाइट से विटामिन D3 अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि मेलानिन UVB को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए D3 सप्लीमेंटेशन जरूरी है। विटामिन ए का रोल। हालांकि D3 जितनी क्लिनिकल स्टडीज विटामिन ए पर नहीं है, लेकिन जो भी स्टडीज हैं वो ये दर्शाती हैं कि रेटिनॉइड्स कोलन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड एट्रा का हाई डोज प्रयोग ल्यूकीमिया और स्किन कैंसर के इलाज में पहले से ही किया जा रहा है। कोलन कैंसर में इसकी एग्जैक्ट डोसेज पर अभी और शोध की आवश्यकता है, लेकिन डेली RDA लेवल को सप्लीमेंट करना उचित माना जा सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी के लक्षण। ड्राई माउथ और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नाइट ब्लाइंडनेस, रफ स्किन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, वीक इम्यूनिटी, हेयर फॉल, नेल फ्रिजिलिटी। सिवियर डेफिशिएंसी की स्थिति में कॉर्नियल अल्सर, ब्लाइंडनेस, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, कोलन पॉलिप्स और कोलन कैंसर हो सकते हैं। विटामिन ए की RDA गाइडलाइंस पर आधारित डोज। महिलाओं के लिए 700 माइक्रोग्राम पर डे, पुरुषों के लिए 900 माइक्रोग्राम पर डे। ब्लड लेवल्स 20 से 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। टॉक्सिसिटी लेवल तब माना जाता है जब स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर हो। विटामिन D3 सामान्य वयस्क 5000 IU से 10,000 IU पर डे। 60 वर्ष से ऊपर 10,000 IU से 20,000 IU पर डे। बीमार या कैंसर पेशेंट्स 20,000 IU से 50,000 IU पर डे। ब्लड लेवल्स फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स 80 से 100 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। ब्लड लेवल्स फॉर कैंसर पेशेंट्स 100 से 120 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। D3 को कैल्सिट्रियोल में बदलने में शरीर को लगभग 3 हफ्ते लगते हैं, इसलिए सीरियस कंडीशंस में पेशेंट्स को सीधे कैल्सिट्रियोल दिया जाता है, जो कि विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है और हमारी बॉडी इसे 1 से 2 घंटे के अंदर यूज कर लेती है। विटामिन D3 सप्लीमेंट लेते समय मुख्य विचारणीय बातें। रक्त जांच कम से कम साल में 1 या 2 बार करानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विटामिन D3 का सही लेवल मेंटेन रहे। D3 भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जो आर्टरीज में जमा हो सकता है। इससे बचा जा सकता है अगर विटामिन K2 लिया जाए, जो कैल्शियम को हड्डियों और दांतों में पहुंचाता है। विटामिन D3 विशेषज्ञ अनुशंसा करते हैं कि D3 और K2 के साथ निम्नलिखित एडिशनल सप्लीमेंट्स भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिए जाएं: मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम। एडिशनल सप्लीमेंट्स के लिए डोजेस। विटामिन K2 MK7 की फॉर्म में 200 से 400 माइक्रोग्राम पर डे। जिंक 25 से 50 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम 400 से 420 मिलीग्राम पर डे। सेलेनियम 55 माइक्रोग्राम पर डे। जिन लोगों को रीनल फेलियर या अन्य किडनी समस्याएं होती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे D3 को उसके एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल में लें, क्योंकि उनकी किडनी संभवतः D3 को इस रूप में परिवर्तित नहीं कर पाती। गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद फैट सॉल्यूबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन पर प्रभाव। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, जो फैट और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद लिवर बाइल को निरंतर स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है, जिससे विटामिन्स का अब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। बाइल की कमी में फैट मेटाबोलाइजेशन को सपोर्ट के विकल्प। 1. बाइल सोल्ट्स, बाइल एसिड्स। ये गॉल ब्लैडर हटाने के बाद बाइल की कम स्टोरेज कैपेसिटी की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स अतिरिक्त बाइल एसिड्स प्रदान करते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैट्स और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को एमल्सिफाई करने में सहायता करते हैं। 2. लिपेस। यह एक एंजाइम है जो फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ने में मदद करता है, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। 3. डाइजेस्टिव एंजाइम ब्लेंड्स। ये ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें लिपेस, प्रोटीएज और एमिलेज होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने और फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन को बढ़ाने में मदद करते हैं। 4. मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स MCT ऑयल। ये फैट का एक ऐसा प्रकार है जिसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की तुलना में पचाना और एब्जॉर्ब करना आसान होता है।
MCTs सीधे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे बाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती। 5. विटामिन ई मिक्स्ड टोकोफेरॉल्स। ये कभी कभी डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और गट हेल्थ को प्रमोट करता है। 6. लेसिथिन। यह एक फॉस्फोलिपिड है जो फैट डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये फैट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। 7. प्रोबायोटिक्स। इनमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब तक इस वीडियो में दी गई जानकारी की सपोर्ट में एविडेंस देने के लिए मैं कुछ क्लिनिकल स्टडीज से प्रमाण दूंगा जो विटामिन D3 के सप्लीमेंटेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लिनिकल स्टडी के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसमें यह पता चला कि सर्जरी के बाद विटामिन D3 का स्तर काफी मात्रा गिर सकता है। ये क्लिनिकल स्टडी कैंसर रिसर्च एडिनबर्ग यूके द्वारा की गई थी और इसने ये दर्शाया कि कोलोनिक सर्जरी के बाद विटामिन D3 का स्तर काफी हद तक कम हो जाता है और यह स्तर बहुत लंबे समय तक कम रह सकता है। स्टडी फाइंडिंग्स। इस अध्ययन में 92 मरीजों को शामिल किया गया था जो कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी से गुजर रहे थे। साथ ही 2006 और 2100 मरीजों के 2 अतिरिक्त समूहों से बड़े सर्वाइवल डेटा का विश्लेषण भी किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि सर्जरी के बाद विटामिन D3 का स्तर काफी गिर गया और यह गिरावट 1 साल तक बनी रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जिन लोगों में विटामिन D3 का स्तर अधिक था, उनमें बेहतर सर्वाइवल आउटकम्स देखे गए, जिसके कारण कोलन कैंसर से मौत का जोखिम 31% कम और किसी भी अन्य कारण से मौत का जोखिम 32% कम पाया गया। ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि सर्जरी के बाद विटामिन D3 का पर्याप्त स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी है। स्टडी का निष्कर्ष यह निकलता कि विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन पर आधारित क्लिनिकल ट्रायल्स को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि कैंसर पेशेंट्स में सर्वाइवल बढ़ाया जा सके। अगर कोई इस एंटायर स्टडी को पढ़ना चाहता है तो लिंक इस वीडियो में दिया है। अगला क्लिनिकल स्टडी विटामिन D3 की भूमिका को देखता है कोलोरेक्टल कैंसर में बेहतर नतीजों के लिए। यह अध्ययन डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर बायोलॉजी स्पेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह विशेष रूप से विटामिन D3 के सक्रिय रूप कैल्सिट्रियोल की भूमिका को रेखांकित करता है कि यह कैसे कोलोरेक्टल कैंसर से लड़ने और उसकी गति को धीमा करने में मदद करता है। स्टडी समरी। 658 लोगों का अध्ययन किया गया जो कोलोरेक्टल कैंसर से ग्रस्त थे, ताकि देखा जा सके कि विटामिन D3 इस कैंसर के नतीजों को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने एक विशेष प्रोटीन जिसे विटामिन डी रिसेप्टर VDR कहा जाता है पर ध्यान केंद्रित किया, जो ट्यूमर्स के आसपास की टिश्यू ट्यूमर स्ट्रोमा में पाया जाता है। VDR या विटामिन D3 रिसेप्टर क्या होता है? VDR एक स्विच की तरह होता है जो कोशिकाओं के अंदर होता है और विटामिन D3 विशेष रूप से कैल्सिट्रियोल द्वारा सक्रिय किया जाता है। VDR के सक्रिय होने पर यह कुछ विशेष जीन्स के काम को नियंत्रित करता है, जिनमें कैंसर से लड़ने या उसकी वृद्धि को धीमा करने वाले जीन्स भी शामिल हैं। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि जिन लोगों के ट्यूमर सपोर्टिंग सेल्स फाइब्रोब्लास्ट्स में VDR का स्तर उच्च था, वे अधिक समय तक जीवित रहे और उनकी रिकवरी बेहतर हुई। विटामिन डी ने इन फाइब्रोब्लास्ट्स को कैंसर के विकास में सहायता करने से रोकता है। VDR द्वारा नियंत्रित एक जीन सिग्नेचर को बेहतर सर्वाइवल और कैंसर के वापस आने की कम संभावना से जोड़ा गया। यह अच्छे प्रभाव तब भी देखे गए जब खुद कैंसर सेल्स में VDR नहीं था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों मायने रखता है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विटामिन D3 केवल ट्यूमर पर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की कोशिकाओं पर भी काम करता है। इसका मतलब है कि स्वस्थ विटामिन D3 के स्तर को बनाए रखना कोलन कैंसर को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकता है। ये संभावना भी खोलता है कि VDR बेस्ड ट्रीटमेंट्स जैसे विटामिन डी सप्लीमेंट्स या इसी प्रकार की दवाएं कैंसर आउटकम्स को बेहतर बना सकती हैं। इस अध्ययन का लिंक भी इस वीडियो में दिया गया है। अगला क्लिनिकल स्टडी ये देखता है कि विटामिन D3 कोलन ट्यूमर इम्यून माइक्रोएन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करता है। यह अध्ययन ascopeps.org में प्रकाशित हुआ था और यह सुझाव देता है कि हाई डोज विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाकर कोलन ट्यूमर्स को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने में मदद कर सकता है। स्टडी बैकग्राउंड। पूर्व में किए गए कई शोधों ने दिखाया था कि विटामिन डी के पास एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर में। इसलिए यह अध्ययन विशेष रूप से इम्यून रिस्पॉन्स पर विटामिन डी के प्रभावों को जांचने के लिए किया गया था। इस अध्ययन में एक रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल 42 मरीजों के साथ किया गया जो स्टेज 1 से स्टेज 3 कोलन कैंसर से ग्रस्त थे। प्रतिभागियों को सर्जरी से पहले 7 दिनों तक 50,000 IU प्रतिदिन विटामिन D3 दिया गया, उसके बाद 10,000 IU प्रतिदिन या प्लेसिबो दिया गया। 42 मरीजों में से 19 मरीज जिन्होंने ट्रीटमेंट पूरा किया और जिनके पास पर्याप्त टिश्यू एनालिसिस के लिए था, उन्हें अंतिम मूल्यांकन में शामिल किया गया। तो परिणाम क्या दिखाते हैं? अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष ये था कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ने कुछ विशेष इम्यून सेल्स, विशेष रूप से CD8 जोड़ T सेल्स को बढ़ा दिया, जो कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण है, और ये कोशिकाएं ट्यूमर के पास अधिक सक्रिय हो गईं। इससे कुछ प्रोटीन्स जो विटामिन डी से संबंधित हैं के एक्सप्रेशन में भी बदलाव आया, जिससे इम्यून सिस्टम ट्यूमर को बेहतर तरीके से पहचानकर हमला कर सका। फाइनल कंक्लूजन। अर्ली स्टेज कोलन कैंसर से ग्रस्त मरीजों में सर्जरी से पहले विटामिन डी लेना इम्यून सिस्टम को मदद करता है। ये कुछ प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन को बदलता है, जिससे यह एंटी कैंसर प्रभाव दिखाता है। इस अध्ययन का लिंक भी इस वीडियो में दिया गया है।
अब बात करते हैं एक वैज्ञानिक अध्ययन की जो देखता है कि रेटिनोइक एसिड का कोलन कैंसर में क्या रोल है। रेटिनोइक एसिड विटामिन ए का एक मेटाबोलाइट होता है, यानी जब हम विटामिन ए को भोजन या सप्लीमेंट के माध्यम से लेते हैं तो शरीर उसे रेटिनोइक एसिड में बदलता है। यह अध्ययन क्रिस्टियाना केज हेलन एफ ग्राहम कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था और इसने दिखाया कि रेटिनोइक एसिड आरए सिग्नलिंग पाथवे और ट्यूमर डेवलपमेंट से जुड़े एक अन्य पाथवे के बीच संबंध है। मुख्य संभावित लाभ: 1. स्टेम सेल मैचुरेशन को नियंत्रित करना। रेटिनॉइड्स कोलन स्टेम सेल्स को परिपक्व बनने में मदद करते हैं ताकि वे अपरिपक्व होकर अनियंत्रित वृद्धि न करें। 2. पाथवेज को संतुलित करना। विटामिन ए आरए पाथवे को सामान्य बनाए रखता है और डब्ल्यूएनटी पाथवे की अधिक सक्रियता को संतुलित करता है। 3. कैंसर की वृद्धि को धीमा करना। रेटिनॉइड्स आरए पाथवे को सहारा देकर कैंसर सेल की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। 4. ड्रग डेवलपमेंट। रेटिनॉइड बेस्ड ड्रग्स ने अन्य प्रकार के कैंसर में सफलता दिखाई है और ये कोलन कैंसर स्टेम सेल्स को लक्षित कर सकते हैं। 5. इम्यून फंक्शन को बेहतर बनाना। विटामिन ए इम्यून सिस्टम को सहारा देता है जिससे शरीर कैंसर सेल्स को समाप्त कर सकता है। यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विटामिन ए की कैंसर ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि सप्लीमेंट मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा होना चाहिए। यदि कोई विटामिन ए की उच्च मात्रा में सप्लीमेंट करता है तो इसे केवल मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए और ब्लड लेवल्स की नियमित जांच जरूरी है ताकि टॉक्सिक लेवल्स न पहुंचे। इस अध्ययन का लिंक वीडियो में उपलब्ध है। अंत में मैं एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बारे में बात करूंगा जो मल्टीविटामिन्स के कोलन कैंसर होने के रिस्क को कम करने में भूमिका दिखता है। ये पुराना शोध 1997 से है और पबमेड NCBI पर प्रकाशित है। इसने ये दिखाया कि रेगुलर मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन और लोअर रिस्क ऑफ कोलन कैंसर के बीच सकारात्मक संबंध है। यह अध्ययन USA के सियाटल क्षेत्र में 30-62 वर्ष के वयस्कों पर केंद्रित था ताकि देखा जा सके कि विटामिन सप्लीमेंट्स का सेवन कोलन कैंसर रिस्क को कैसे प्रभावित करता है। रिसर्च फाइंडिंग्स: इसमें 251 पुरुष और 193 महिलाएं थीं जिन्हें कोलन कैंसर था और 427 स्वस्थ लोग कंपैरिजन रूप में थे। शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, कैल्शियम या मल्टीविटामिन्स लेते थे उन्हें 10 वर्षों में कोलन कैंसर होने का रिस्क काफी कम था। सबसे स्ट्रॉन्ग सुरक्षात्मक प्रभाव विटामिन ई से मिला जब इसे 200 IU या उससे अधिक मात्रा में लिया गया। इससे कोलन कैंसर रिस्क 57% तक कम हुआ। डेली मल्टीविटामिन यूज 51% तक कम रिस्क से जुड़ा था। ये परिणाम एज, जेंडर और लाइफस्टाइल हैबिट्स को समायोजित करने के बाद भी सुसंगत थे। विटामिन डी का प्रभाव अलग से नहीं देखा जा सका क्योंकि यह ज्यादातर मल्टीविटामिन से आता है, लेकिन फिर भी यह अध्ययन दर्शाता है कि विटामिन हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वीडियो मेडिकल एडवाइस नहीं है। इसका उद्देश्य आपको कुछ महत्वपूर्ण साइंटिफिक डिस्कवरीज और क्लिनिकल रिसर्चेस की जानकारी देना है जिनके बारे में अक्सर डॉक्टर्स को भी पूरी जानकारी नहीं होती। दरअसल ज्यादातर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में न्यूट्रिशन और नई रिसर्च पर बहुत कम जोर दिया जाता है। इस जानकारी का मकसद है आपको एम्पावर करना ताकि आप अपने डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकें और यह सोच सके कि कहीं आपकी बीमारी की जड़ किसी विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी तो नहीं है। हमारा शरीर खुद को हील करने की ताकत रखता है। जैसे अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर लगाता है ताकि बोन सही पोजीशन में रहे, लेकिन असली हीलिंग शरीर खुद करता है। उसी तरह जब आप सही डाइट, सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस से शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो आप अपने शरीर को ठीक होने का अवसर देते हैं। इसलिए इन्फॉर्म रहना और सही फैसले लेना आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। इस वीडियो का यही अंत होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।